हेलो, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू आईपीएस सरकारी नौकरी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, एसएससी सीजीएल का जो नोटिफिकेशन है 2022 का वो आ चुका है। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एक्चुअल में न्यू पैटर्न का। ये जो न्यू पैटर्न जो आया है इस बार एसएससी सीजीएल का, उसके बारे में हम डिटेल यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं। तो हम हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन इसमें हम डिटेल में करेंगे सब हर एक टॉपिक के बारे में बात। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होंगी, नया पैटर्न क्या होगा और एज क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो उसके बारे में आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले बात हम कर लेते हैं जो हमारी जो वैकेंसीज आई है 20,000 जो टेंटेटिव वैकेंसीज आई है वो किस पोस्ट के लिए आई है। तो जरा देखिए यहाँ पे जो हमारी पोस्ट देखने को मिलती है दैट इज ग्रुप बी पोस्ट है और हमारी ग्रुप सी पोस्ट है। ठीक है, एसएससी सीजीएल में ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट के लिए यहाँ पे 20,000 टेंटेटिव वैकेंसीज देखने को मिली है। तो ये तो बात आपको मैंने ऑलरेडी बता रखी थी और मैंने ये भी आपको बता रखा था कि जो डेट्स हैं हमारी जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो क्या क्या हैं। एक बार फिर से बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करता हूँ एप्लीकेशन की, तो एप्लीकेशन जो आपको सबमिट करनी है आपको 17 सितंबर से लेके 8 अक्टूबर के बीच में एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है विद पेमेंट। ठीक है ना। तो जो पेमेंट की जो डेट है एक्चुअल में यहाँ भी दे रखी है। लास्ट डेट टाइम फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो लास्ट डेट है वो क्या होगी, 8 अक्टूबर होगी, जो कि ये होगी रात के 11 बजे तक आप फॉर्म फिल कर लेंगे। तो मैंने बार बार पहले भी बोला था, फिर से कह रहा हूँ कि फॉर्म को 3-4 दिन रुक जाइए, आराम से भरिए, लेकिन लास्ट डेट से कम 5 दिन पहले आपका फॉर्म फिल हो जाना चाहिए विद पेमेंट, जिससे आपको ये टेंशन ना रहे कि मैंने यहाँ पे फॉर्म फिल नहीं किया है या पेमेंट नहीं किया है। तो पेमेंट आपको कर देना है, पूरा सब कुछ करके पहले से रख देना है और एग्जाम की तैयारी में जुट जाना है। फिर हमने बात करी थी यहाँ पे लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान। जो इस तरह से पेमेंट करना चाहता है चालान के थ्रू, तो वो 8-10 यानी कि 8 अक्टूबर तक ये सब काम कर दे। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट, और फी पेमेंट यानी कि ऑनलाइन फी अगर पे कर रहा है तो 9-10 यानी कि 9 अक्टूबर तक वो पेमेंट कर सकता है रात के 11 बजे तक। तो लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान का जो लास्ट डेट है दैट इज 10 अक्टूबर। एंड अगर हम बात करें विंडोज फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, यानी कि विंडोज फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, अगर एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ करेक्शन हमको करना है तो 12 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर के बीच तक हम इसको कर सकते हैं। इसमें ऑनलाइन पेमेंट भी इंक्लूड है। नेक्स्ट देखिए टीयर 1 की अगर हम बात करें, जो सीबीटी है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, वो दिसंबर 2022 में किसी भी डेट में हो सकता है वो स्टार्टिंग दिसंबर में हो जाए, मिड में हो जाए या एट द एंड ऑफ दिसंबर हो जाए। अगर हम बात करते हैं टीयर 2 की सीबीटी की, तो अभी भी कोई यहाँ पे नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन नहीं है डेट। तो चलिए ये तो बात ऑलरेडी मैं बता चुका था। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे वैकेंसीज की, तो साफ साफ नोटिफिकेशन में लिखा है कि जो अप्रोक्सीमेट जो वैकेंसीज हैं दैट इज 20,000, यानी कि 20,000 के आसपास वैकेंसीज हैं, थोड़ी कम थोड़ी ज्यादा हो सकती हैं। ठीक है ना। चलिए, और जो ऑफिशियल वेबसाइट है तो आप इस तरह से इस लिंक पे जाके उसको चेक कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं पे स्केल्स की, जो हमारी वैकेंसीज यहाँ पे देखने को मिली है, तो उनका जो पे स्केल्स है सारा मैंने यहाँ पे पूरा डिटेल में बता रखा है। लाइक हम बात करते हैं जैसे कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, यहाँ पे एक रैंक है, एक पोजीशन है। अगर हम उसके बारे में बात करते हैं तो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर में देखिए जो पे स्केल है ना, पहली बात तो है पे जो लेवल है दैट इज 8, पे लेवल 8 चल रहा है अभी, और इसका जो पे स्केल है दैट इज 47,600 से लेके 1,51,100 तक इसका जो पे स्केल रहेगा। तो ये पोस्ट असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर एज वेल एज असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर दोनों के लिए चीज अप्लाई रहेगी, वैलिड रहेगी। तो ये ग्रुप बी की पोस्ट है दोनों। ठीक है ना। और बाकी जो एज लिमिट है सबकी आगे सब पोस्ट की आगे लिख रखी है कि नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, यानी कि 30 साल से ज्यादा एज नहीं होनी चाहिए और 30 साल से इसकी भी ज्यादा एज नहीं होनी चाहिए। सब कुछ डिटेल में मैंने यहाँ पे दे रखा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जैसे कि नेक्स्ट पे लेवल 7 में हमारे जो पोस्ट आई हैं वो ये है, और जो उनका पे स्केल है, पे स्केल यहाँ पे मेंशन कर रखा है। इस सारी पोस्ट को आप देख लीजिए एक बार। और कुछ यहाँ पे पोस्ट ऐसी हैं जिसमें आपको जैसे पर्टिकुलर पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 होगा ना आपका टीयर 2 में, तो उसमें पेपर हो सकता है कुछ पेपर्स आपको देने पड़े, कुछ आपको पेपर्स ना देने पड़े, अकॉर्डिंग टू किस पोस्ट के लिए आप उसको भर रहे हैं। वो चीज़ मैं बाद में आपको मेंशन कर दूंगा क्या वो चीज़ है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं सारी ग्रुप बी की पोस्ट है, ये ग्रुप सी की आ गई, ये ग्रुप बी की आ गई। ठीक है ना। सब एज दे रखा है 20 से 30 होना चाहिए, नॉट एक्सीडिंग 30 यानी कि 30 से ऊपर एज नहीं होनी चाहिए। तो इस बात का यहाँ पे ध्यान रखना है। जिस पोस्ट के लिए आप भर रहे हैं उसको आप देख लीजिए।
नेक्स्ट आ गया उसी ऑर्डर में ये सेम पे स्केल, यानी कि पे स्केल 7 की बात कर रहा है। पे लेवल जो 7 है आपका, इसी के अंदर ये भी सारी पोस्ट भी आती हैं, जिसमें इंस्पेक्टर पोस्ट और सब इंस्पेक्टर सब इसी के अंदर आते हैं। तो उनकी एज दे रखी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पे लेवल 6 की। पे लेवल 6 में सारे जो हमारे ग्रुप बी के जो ऑफिसर्स हैं, जैसे कि असिस्टेंट, डिविजनल अकाउंटेंट, सब इंस्पेक्टर, जूनियर इंटेलिजेंट ऑफिसर और साथ में जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। ये क्या होता है जी? जो जूनियर स्टैटिस्टिकल जो ऑफिसर है, इसके लिए जो पेपर है, इनको दूसरा पेपर देना पड़ता है। वो कौन सा पेपर है, अभी हम उसके बारे में भी बात कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम पे स्केल 5 की। पे स्केल 5 में जितने भी हमारे ग्रुप सी ऑफिसर्स है वो आ जाते हैं, साथ में जो हमारे ऑडिटर है हो गए, अकाउंटेंट हो गए, जूनियर अकाउंटेंट हो गए, सारे उसके अंडर आ जाते हैं। जो उनका जो एज लिमिट रहता है सबका ऑलमोस्ट 18 to 27 के बीच में एज उनका होना चाहिए। चलिए आगे हम बात करते हैं पे स्केल 4 के बारे में बात करते हैं। तो उनका जो पे स्केल जो हो रहेगा दैट विल बी 25,500 to 81,100। तो ग्रुप सी के जितने भी मेंबर्स हैं वो इस पे स्केल के अंदर आ जाते हैं, जिसमें क्या क्या हो गए, टैक्स असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर, अब अपर डिवीजन क्लर्क, ये सारे इसके अंदर आ जाते हैं। तो एज लिमिट सबकी सेम है, तो आप देख लीजिएगा इसको एक बार। नेक्स्ट देखिए, ये तो हो गए हमारे पोस्ट, कौन कौन सी पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसीज आई हैं। अगर हम बात करते हैं एज लिमिट की, एज लिमिट तो सबको दे रखी थी, हर एक पोस्ट की आगे दे रखी थी, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है कि जिस पोस्ट के लिए एज लिमिट 18 से 27 साल है, उसमें क्या है सर, उसमें जो एज होनी चाहिए 2/1/95 से पहले वो बॉर्न नहीं होना चाहिए, साथ में 1/1/2004 के बाद ये बॉर्न नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है इस डेट और इस डेट के बीच में ही अगर वो जन्मा है, उसकी बॉर्न हुआ है, तभी वो उस पोस्ट के लिए एलिजिबल होगा, क्योंकि 18 से 27 ईयर का रेंज हमको दे रखा है। लेकिन अगर 20 से 30 ईयर का एज का रेंज दे रखा है किसी पोस्ट में, तो इस और इस डेट के बीच में उसका क्या होना चाहिए, वहां पे उसका बॉर्न होना चाहिए। सिमिलरली 18 to 30 इन दोनों डेट्स के बीच में एंड 18 to 32 इन दोनों डेट्स के बीच में होना चाहिए उसका बॉर्न। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है खासकर। ये सारी जो कटिंग है मैंने एक्चुअल में जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन है उसी से ली है, तो बिल्कुल एक जेन्युइन डेटा है। अगर हम बात करते हैं जो परमिसिबल रिलैक्सेशन इन अपर एज, देखिए कुछ कैटेगरीज में हमें क्या मिलता है, रिलैक्सेशन मिल जाता है, यानी कि जैसे कि एससी कैटेगरी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, ओबीसी, ये सारी जो कैटेगरीज है उसका जो एज रिलैक्सेशन है वो हमको दे रखा है। यानी कि ये एज रिलैक्सेशन कैसे, फॉर एग्जांपल जैसे किसी भी पोस्ट के लिए अगर एज लिमिट 18 से 27 साल है, अगर वो एससी कैंडिडेट है और 27 साल की अगर उसकी एज है, 27 साल की अगर उसकी एज है, एक दूसरा कैंडिडेट है उसकी एज है 32 एज, कितनी है, 32 साल है, और वो एससी कैंडिडेट है, तो उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, क्योंकि जो अपर एज लिमिट है ना वो 5 साल है, यानी कि 27 से 5 साल और ऐड कर दिया, यानी कि 32 साल का वो है, तो उसमें के लिए वो क्वालिफाई कर सकता है। लेकिन ये केवल एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी इस तरह से कैटेगरी वाइज दे रखा है, ठीक है ना। और ये बात ध्यान देना है, अपर एज लिमिट है, ऐसा नहीं कि 18 से 27 साल है तो कोई 15, 14, 13 साल का भी स्टूडेंट जो है हमारा एस्पिरेंट वो भी इसमें बैठ सकता है। अपर एज है, यानी कि ऊपर जितनी भी एज होगी उसमें रिलैक्सेशन मिलेगा, लोअर एज में नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अपर एज लिमिट। तो उसको अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए कितनी आपकी रिलैक्सेशन एज हो सकती है, काउंट कर लीजिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म को फिल आउट कर सकते हैं। बाकी सब दे रखा है, डिफेंस पर्सनल है तो 8 साल का रिलैक्सेशन है, साथ में एससी, एसटी होना चाहिए, और जितना भी हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियंस जो एम्प्लॉयज हैं, एक कंडीशन दे रखी है, नॉट लेस देन 3 ईयर रेगुलर एंड कॉन्टिन्यूस सर्विस, यानी कि सर्विस उसने 3 साल से कम नहीं होनी चाहिए, नॉट लेस देन 3 ईयर, तो वो 40 साल तक भी अगर उसकी 40 साल है वो उसको भर सकता है। साथ में दे रखा है ग्रुप सी की पोस्ट, एडिशनल परमिसिबल रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट फॉर ग्रुप सी पोस्ट, तो ग्रुप सी पोस्ट के लिए है। तो तभी मैं कह रहा हूँ 4 से 5 दिन लीजिए, इस फॉर्म को आराम से भरिए और पहले देख लीजिए इसको एक बार, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इनफ मैंने इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दे दी है, तो इससे ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन की जरूरत है फॉर्म फिलिंग में नहीं पड़ने वाली। बाकी जो फोटोग्राफ वगैरह है वो आप देख सकते हो किस तरह से उसको अपलोड करना है, क्या उसका यहाँ पे ड्यूरेशन होना, क्या उसका मतलब यहाँ पे लिमिट होना चाहिए, कितने केबी की वो फोटोग्राफ होनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं स्कीम्स की, यानी कि कौन कौन से टीयर हो जाएंगे हमारे, जैसे कि टीयर 1 हो गए और टीयर 2 हो गया, 2 टीयर में हमारा एग्जाम हो जाएगा। ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं, जो एस्पिरेंट्स यहाँ पे ऑलरेडी तैयारी इसकी कर चुके हैं, तो जो नए एस्पिरेंट्स ये चीज़ जान ले कि जो हमारे 2 टीयर में एग्जाम होता है, टीयर 1 एंड टीयर 2। बाकी और भी स्टेप्स हैं फर्दर, उसके बारे में हम बात कर लेंगे।
तो पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे टीयर 1 की। तो टीयर 1 में जैसा कि आप पता है यहाँ पे 4 सेक्शंस होते हैं, 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो कौन कौन से वो सब्जेक्ट्स हैं जरा देख लीजिए। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ठीक है। तो रीजनिंग के आपके 25 क्वेश्चंस होंगे और 50 नंबर का होगा, यानी कि हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। जनरल अवेयरनेस सेम 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दैट इज 25 क्वेश्चंस एंड 50 मार्क्स। इंग्लिश दैट इज 25 क्वेश्चन एंड 50 मार्क्स। कहने का मतलब टोटल जो पेपर रहेगा आपका 200 नंबर का रहेगा और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 100 रहेंगे। तो 1 घंटे को आपको टाइम दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट 1 घंटा 20 मिनट जिसको मिलेगा उस कैंडिडेट को मिलेगा फॉर कैंडिडेट एलिजिबल फॉर स्क्राइब एज अ पर्सन, यानी कि जिसको डिसेबिलिटी है किसी तरह की। और वो डिसेबिलिटी किस तरह से हम देखेंगे कि अगर हम एलिजिबल हैं कि नहीं, जो कि पैराग्राफ नंबर 7.1 7.2 में दे रखा है नोटिफिकेशन में। तो आप अपने वहां जाके उसको चेक कर सकते हैं इफ यू आर एलिजिबल फॉर दैट और नॉट, ठीक है। तो ये आपको बात समझ में आ गई। 4 सेक्शन, जनरल इंटेलिजेंस यानी कि एंड रीजनिंग यानी जीआई एंड रीजनिंग, एंड जीए एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, सब 25-25 क्वेश्चन और 50-50 मार्क्स, यानी कि 200 मार्क्स का क्वेश्चन और 100 क्वेश्चन रहेंगे। चलिए अगर हम बात करते हैं टीयर 1 में क्या है सर, ऑब्जेक्टिव टाइप है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, ठीक है। एंड क्वेश्चंस विल बी सेट बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश और हिंदी में क्वेश्चंस रहेंगे एक्सेप्ट फॉर इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि जो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का जो पार्ट रहेगा ना ये सबके लिए इंग्लिश में रहेगा, क्योंकि इंग्लिश है तो ऑब्वियसली इंग्लिश में ही रहेगा, उसमें कोई हिंदी का मतलब ही नहीं है। अगर हम बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की, तो नेगेटिव मार्किंग क्या है सर, 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी कि 0.5 की नेगेटिव मार्किंग। अगर 100 नंबर का पेपर होता तो कितना करता है यहाँ पे 0.25 करता, लेकिन 200 नंबर का पेपर है तो 0.5 की नेगेटिव मार्किंग मिलेगी, यानी कि अगर सही किया तो 2 नंबर, गलत किया तो 0.5 नंबर डिडक्ट हो जाएगा। अब देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं बात बताने जा रहा हूं, जो कि है हमारी टीयर 2 एग्जामिनेशन की। टीयर 2 का जो एग्जाम पैटर्न है, बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं, बहुत ही ज्यादा दिक्कत में आ रहे हैं, उसको मैं पूरा यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दूंगा। तो ध्यान से सुनिए, अगर टीयर 2 का कोई एग्जाम देगा तो टीयर 2 का एग्जाम 3 तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं, एक पेपर 1 में, एक पेपर 2 में, एक पेपर 3 में। हम पहले तीनों पेपर के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद जानेंगे कि किस किस पोस्ट के लिए पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 देना पड़ेगा। हर एक पोस्ट के लिए सारे पेपर नहीं देने पड़ेंगे, इस बात को यहाँ पे जान लीजिए। लेकिन पहले हम क्या करेंगे, तीनों को डिस्कस कर लेंगे, तो जिससे आपको थोड़ा सा सिंपल हो जाएगी समझने। देखिए जरा पहले बात करते हैं सर पेपर 1 का, और जो कि है टीयर 2। टीयर 2 का जो पेपर 1 रहेगा वो ये पूरा रहेगा, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक हमको दे रखा है किसका, पेपर 1 का। अब पेपर 1 को हमें सेशन 1 एंड सेशन 2 में डिवाइड कर रखा है, सेशन 1 एंड सेशन 2। तो सेशन 1 के बारे में बात कर लेते हैं। जो पूरा सेशन 1 रहेगा वो हमारा 2 घंटे 15 मिनट का रहेगा। पेपर 1 का जो सेशन 1 रहेगा 2 घंटे 15 मिनट का रहेगा, और सेशन 1 के अंदर भी हमारे यहाँ पे क्या होंगे, सेक्शन 1 रहेगा, सेक्शन 2 रहेगा और सेक्शन 3 रहेगा। तो इस बात का यहाँ पे विशेष ख्याल रखना है कि सेशन 1 के अंदर हमारे पास 3 सेक्शन है, सेक्शन 1, 2, 3। तो सेक्शन 1 के अंदर देखिए मॉड्यूल 1 क्या है सर, मॉड्यूल 1 का मतलब है आपका सब्जेक्ट है कौन सा, मैथमेटिकल एबिलिटीज। एंड मॉड्यूल 2 के अंदर आ जाएगा आपका रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, तो उसका नाम दिया गया मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2। उससे आपको नहीं घबराना है, आपको 2 सब्जेक्ट है, मैथमेटिकल एबिलिटीज एंड रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस। तो 30 क्वेश्चन होंगे मैथमेटिक्स से, 30 क्वेश्चन होंगे रीजनिंग से, और हर एक क्वेश्चन होगा 3-3 नंबर का। 3-3 नंबर का अगर क्वेश्चन होगा तो 60 क्वेश्चन होगा इंटू 3, यानी कि 180 नंबर का जो सेक्शन नंबर ए हो जाएगा आपका 180 मार्क्स का हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अगर हम सेक्शन 2 पे चलते हैं तो इसमें 2 मॉड्यूल हैं, एक है आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, एक है आपका जनरल अवेयरनेस। तो 45 आपके पास क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होगा। 1 सेकेंड, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत बोल दिया। 45 मार्क्स का होगा आपका क्या, इंग्लिश, और 25 मार्क्स का होगा जनरल अवेयरनेस। तो टोटल जो क्वेश्चंस बन गए 70 बन गए, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा, तो 210 नंबर का आपका पूरा ये वाला सेक्शन 2 हो जाएगा। तो कहने का मतलब 180 का ये हो जाएगा, 210 का ये हो जाएगा। तो ये समझ में आ गई आपको सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। अब सेक्शन 3 पे आते हैं। सेक्शन 3 की अगर मैं बात करता हूँ तो वहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज आएगा, यानी कि कंप्यूटर नॉलेज, यानी कि जो भी आपका सिलेबस है कंप्यूटर नॉलेज का वो आपको पूछा जाएगा सेक्शन 3 के अंदर, जो कि आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे, हर एक क्वेश्चन वही 3 नंबर का होगा, तो 60 नंबर का पेपर बन जाएगा सेक्शन 3 से। तो ये आपका पूरा हो गया क्या, ये आपका हो गया सेशन 1। तो कंफ्यूज ना होना,
सेशन 1 है, सेशन 2 है। सेशन 1 के अंदर 3 सेक्शन है, सेक्शन 1, 2, 3, और हर एक सेक्शन के अंदर यहाँ पे 2 मॉड्यूल है, मॉड्यूल 1, 2, और यहाँ मॉड्यूल 1, 2। लेकिन सेक्शन 3 के अंदर एक ही मॉड्यूल है, दैट इज कंप्यूटर नॉलेज। बात समझ में आ गई? तो सबकी जो मार्किंग हुई 3-3, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। तो ध्यान से जरा देखिए इस बात को कि ये 180 नंबर का हो जाएगा सेक्शन 1, 210 नंबर का हो जाएगा सेक्शन 2, सेक्शन 3 हो जाएगा 60 नंबर का। तो टोटल कितने का हो जाएगा वो हम बाद में देख लेंगे, ठीक है ना। अब आते हैं हम किस पे, सेक्शन 2 पे आते हैं। सेक्शन 2 में सेक्शन 2 में सेक्शन 3, सेक्शन 2 में सर जो सेक्शन 3 है उसके बारे में अगर बात करते हैं तो देखिए मॉड्यूल 2, इसमें क्या पूछा जाएगा, डेटा एंट्री पूछा जाएगा और स्पीड टेस्ट मॉड्यूल, यानी कि कुछ आपको डेटा एंट्री का काम दिया जाएगा और उसको आपको उस चीज को करना होगा, ठीक है। तो इस बात का यहाँ पे आपको ध्यान देना है। और क्या बोला गया है, 15 मिनट फॉर ईच मॉड्यूल, यानी कि हर एक मॉड्यूल को आपको 15 मिनट अलॉट किए जाएंगे। तो इस बात का यहाँ पे ध्यान रखना है। अब ऊपर वाले सेक्शन में देखिए जो सेशन 1 था इसमें 2 घंटे 15 मिनट दिए गए थे। कोई भी कंफ्यूजन रहता है ना आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स हैं, सबको कुछ ना कुछ दिक्कत होगी, ये बिल्कुल जेन्युइन बात है। तो आप जो कोई भी कमेंट सेक्शन में लिखिए तो मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश आपकी करूंगा। तो सेशन 1 है 2 घंटे 15 मिनट का है, तो एक सेक्शन आपका कितने का हो गया, 1 घंटे का ये हो गया ये वाला सेक्शन। सेकेंड सेक्शन 1 घंटे का हो गया, और ये वाला जो सेक्शन है आपका 15 मिनट का हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक मॉड्यूल है तो 1 घंटा और 15 मिनट, यानी कि पूरा ये 3 चीज जो है सेक्शन 1, 2, 3 इसको 2 घंटे 15 मिनट मिल गए। बाकी ये जो सेक्शन 3 है इसमें एक ही मॉड्यूल है ना, मॉड्यूल 2 जिसे बोला गया है, और मॉड्यूल 1 तो ये हो गया सेक्शन 3 के अंदर। तो ये वाला जो सेक्शन है इसमें आपको 15 मिनट दिए जाएंगे, यानी कि हर एक मॉड्यूल अपने आप में कितना टाइम लेगा, 15 मिनट लेगा, ठीक है। कौन सा मॉड्यूल, ये वाले मॉड्यूल, ये मॉड्यूल और ये मॉड्यूल। बाकी इनकी अगर बात करूं सेक्शन 1 और सेक्शन 2 की बात करूं तो 1-1 घंटा यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। फिर से बता दूं, 1 घंटा इसको दिया जाएगा, 1 घंटा इसे दिया जाएगा, 15 मिनट इसे, 15 मिनट इसे, तो कितने हो गए, 2 घंटा और 30 मिनट टोटल टाइम आपके पास हो जाएगा, जिसमें से 2 घंटा 15 मिनट ये और 15 मिनट यहाँ से। बाकी जो स्क्राइब के लिए जो टाइम है वो मैंने बता रखा था कि आपको 7.1 7.2 पैराग्राफ को पढ़ लेना अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो। सिमिलरली यहाँ पे 15 मिनट की जगह आपको 20 मिनट दे दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हो गई पेपर 1 की। अब पेपर 2 में क्या है, पेपर 2 में 2 चीजें आती हैं आपकी, क्या क्या, स्टैटिक्स आएगी जो कि 100 नंबर की होगी, 100 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो टोटल पेपर 200 जो है आपका 200 नंबर का बन जाएगा। तो 2 घंटे दिए जाएंगे हर एक पेपर को, यानी कि जो पेपर 2 है 2 घंटे का रहेगा, पेपर 3 आपका 2 घंटे का रहेगा। बाकी जो स्क्राइब है उसके लिए टाइम दे रखा है 2 घंटे 40 मिनट। तो जनरल स्टडीज की बात करूं जिसके अंदर फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स आ जाता है, वो पेपर 3 रहेगा, सेम आपका 100 क्वेश्चन रहेंगे, 2-2 मार्क्स के एक क्वेश्चन रहेगा, तो 200 नंबर का आपका पेपर बन जाएगा। ये बात समझ में आ गई ना। तो अगर आपको ये बात समझ में आ गई पेपर 1 क्या है, पेपर 2 क्या है, पेपर 3 क्या है, तो आपको समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी कि आप कौन कौन से पेपर देंगे किस किस पोस्ट के लिए। चलिए अब देखिए, अगर मैं बात करता हूं यहां से पेपर 1 की, अगर मैं बात करता हूं दैट इज कंपलसरी फॉर द ऑल द पोस्ट, जितनी भी पोस्ट यहाँ पे हैं उनको पेपर 1 तो सबके लिए कंपलसरी है, सबको पेपर 1 देना अलाउ है, यानी कि टीयर 2 के लिए जो पेपर है पेपर 1 आपको देना ही देना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं टीयर 2 की, विच इंक्लूड पेपर 1, 2, 3 इन सेपरेट शिफ्ट, ठीक है, तो बात ठीक है। आगे देखिए पेपर 2 की अगर मैं बात करूं, पेपर 2 किसे देना है, विल बी फॉर ओनली दोज कैंडिडेट हु आर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, यानी कि जो स्टैटिक्स जो ऑफिसर हैं हमारे, जिसे जीएसओ बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, एंड हु आर शॉर्टलिस्टेड फॉर टीयर 1, टीयर 1 में जो शॉर्टलिस्ट हो गए हैं और जेएसओ का पेपर जो देना चाहते हैं उनको पेपर 2 देना पड़ेगा। और पेपर 2 तो साफ साफ दे रखा है क्या है, स्टैटिक्स रहेगा पूरा, ऑब्वियसली तो उनको जेएसओ को वो पेपर देना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेपर 3, ये कौन देगा, पेपर 3 विल बी ओनली फॉर दोज कैंडिडेट्स हु आर शॉर्टलिस्टेड इन टीयर, ठीक है, तो ऑब्वियसली टीयर 1 को क्लियर करके आया होगा तभी वो पेपर 3 दे पाएगा। फॉर पेपर 3 दैट इज फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर एंड असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, जैसे कि ऑडिट ऑफिसर हो गया, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर हो गया ना, तो उन सबको ये पेपर देना पड़ेगा क्योंकि फाइनेंस और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड चीज है, तो ये पोस्ट सारी जो ऑडिट ऑफिसर है, असिस्टेंट ऑफिसर है, उनको देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान देना, सब कुछ नहीं देना पेपर 1, 2, 3, बस इन पर्टिकुलर पोस्ट वालों को पेपर 2 और 3 देना है, बाकी पेपर 1 हर एक पोस्ट को देना है। बाद में उसके बारे में बात करते हैं। पेपर 1 विल इंक्लूड
फॉलोइंग 3 सेक्शन। कौन कौन से 3 सेक्शन हो गए जी? 3 सेक्शन हमारे कौन से हो गए? पेपर 1 जो कि हमने ऑलरेडी बात कर ली थी यहाँ पे। कौन कौन से? सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। तो ये तो सबको देना है, कंपलसरी है जी, ये सब के लिए कंपलसरी है। बाकी ये जेएसओ के लिए, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, ये ऑडिट ऑफिसर के लिए है, जो भी ये पीछे दे रखा था, ठीक है ना। तो जूनियर ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर एंड असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर जो हो जाएंगे, उनको वाला पेपर 3 यहाँ पे देना कंपलसरी रहेगा। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ यहाँ पे जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं एज ऑन 8/10/2022, यानी कि 8 अक्टूबर 2022 तक के लिए जितनी भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है यहाँ तक क्वालिफाई, यानी कि 8 अक्टूबर तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए जो भी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है। यानी कि जो स्टूडेंट यहाँ पे कह सकते हैं अपीयर है, लास्ट ईयर है उनका, तो 8 अक्टूबर से पहले उनका रिजल्ट आ जाना चाहिए, तब वो एलिजिबल रहेंगे। तो सारे जो पोस्ट हैं उसकी देखिए अलग अलग क्वालिफिकेशन दे रखी हैं, आप इसको खुद अपने अकॉर्डिंग पढ़ लीजिएगा। जैसे कि बात करते हैं बैचलर्स डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी की होनी चाहिए, रिक्वायर्ड है, कम से कम ग्रेजुएशन होनी चाहिए। बाकी उसके अंदर भी जैसे कि जेएसओ की बात करते हैं, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की बात करते हैं, तो 60% मार्क्स आने चाहिए 12th में, और किसी भी यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ा होना चाहिए। साथ में का मतलब या तो ये हो, और का मतलब ये होता है या तो ये वाली कंडीशन फुलफिल हो या ये वाली कंडीशन फुलफिल हो। क्या? बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विद स्टैटिक्स पढ़ा होना चाहिए, यानी कि बैचलर डिग्री कोई भी चल जाएगी, साथ में स्टैटिक्स पढ़ा होना चाहिए विद वन ऑफ द सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल, यानी कि स्टैटिक्स आपका सब्जेक्ट होना चाहिए किसी भी डिग्री लेवल में, यानी कि ग्रेजुएशन में। सारे पोस्ट के लिए अगर एक चीज कॉमन अगर मैं बोलूं तो बाकी की जो रेस्ट की जो हमारी क्या है, रेस्ट पोस्ट है, यानी कि इन पोस्ट के बारे में तो बात कर ली। किस किस के बारे में? असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, और जेएसओ के लिए ये चीज़ रिक्वायर्ड है। इन सारी पोस्ट के अलावा जितनी पोस्ट बची उनके लिए ये वाली चीज़ एप्लीकेबल रहेगी कि एक डिग्री होनी चाहिए बैचलर्स की, और साथ में कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड इन द फाइनल ईयर, यानी कि जो फाइनल ईयर में है अभी जिनका रिजल्ट नहीं आया है, तो मैंने बोला जैसा कि 8/10 यानी कि 8 अक्टूबर से पहले उनका रिजल्ट आ जाना चाहिए। क्या बोला गया है? अप्लाई हाउएवर दे मस्ट possess essential qualification on or before the cut off date, यानी कि 8 अक्टूबर 2022 से पहले उनका रिजल्ट कंफर्म हो जाना चाहिए, तभी वो एलिजिबल रहेंगे। तो ये बात क्लियर हो गई। अगर हम बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की, तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है सर? जैसे कि हम बात करते हैं अनरिजर्व के लिए 30% होने चाहिए, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% एंड बाकी सारी कैटेगरी जो SC ST बचे उनके लिए 20% मार्क्स कंपलसरी रहेंगे। बाकी हम बात करते हैं जो एरर्स नहीं होने चाहिए, यानी कि मैक्सिमम परसेंटेज जो एरर्स है ना वो 20 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 25 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, और 30% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, यानी कि मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड जो रहेगा वो 20, 25 से 30% रहेगा। तो इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है जी। चलिए, तो ये हमारी पूरी डिटेल एनालिसिस थी, किस तरह से करना है और क्या करना है, ठीक है ना। तो आप, मुझे उम्मीद है आपको जो पेपर का जो पैटर्न है वो अब समझ में आ गया होगा। ऑब्वियसली पिछले साल से पैटर्न जो था वो अलग था। तो पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 में कोई भी अगर कंफ्यूजन स्टिल आपको रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं तो या तो उसका जवाब आपको वहीं पे दे दूंगा अगर पॉसिबल होगा, नहीं तो एक जो भी हमारी अपकमिंग वीडियो होगी मैं उसमें उसका रिप्लाई करना जरूर प्रेफर करूंगा। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच और ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। बहुत से नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुके हैं, SBI PO का आ चुका है, और हमारा SSC आ चुका है, SBI क्लर्क आ चुका है, IBPS PO का एग्जाम आने वाला है, तो बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं। तो आपकी तैयारी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से चल रही होगी, आई होप। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग एंड बने रहें IFS सरकारी नौकरी के साथ। थैंक यू सो मच।